ना भूले। बारिश में तीखे पनीर पकोड़े बेचने वाली गरीब बहू। हे भगवान, कितनी तेज आंधी चल रही है और घर में कितना बुरा हाल हो रखा है। हाँ भाग्यवान, देखो ना घर में कितनी धूल मिट्टी अंदर आ रही है। बहुत बुरा हाल हो रखा है घर का। ये आंधी तूफान आती नहीं है कि सारा काम बढ़ जाता है। अपने सास ससुर दोनों की बातें सुनकर मधु दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है कि आंधी की वजह से एक चारपाई उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसको हल्की सी चोट भी लग जाती है। कमबख्त कहीं की, एक तो ढंग से काम किया नहीं जाता, ऊपर से चारपाई और तोड़ देती। अभी खड़ी हो यहाँ से। जब तुझे पहले पता ही था कि आंधी का मौसम हो रखा है तो पहले गेट नहीं बंद कर सकती थी। अब चली है काम करने। दरअसल सरला का इकलौता बेटा था रवि, जिसने अपने माँ के खिलाफ जाकर मधु से लव मैरिज की थी। मधु गरीब परिवार से थी, ज्यादा दहेज भी नहीं लेकर आई थी। यही कारण था कि सास सरला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद मधु उठती है और अंदर आ जाती है दरवाजा बंद कर कर। थोड़ी ही देर के बाद वह अपने सास ससुर को खाना डाल कर देती है और बाहर दरवाजे के पास जाकर रवि का इंतजार करती है। बाहर बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रखा था। हे भगवान, कितना मौसम खराब हो रखा है। पता नहीं रवि जी कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था। मधु दरवाजे पर खड़ी रवि का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में रवि भी लौट आता है। वह बहुत भीग चुका था। अरे, इतनी देर कैसे हो गई आपको? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। कैसी बातें करती हो मधु, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बाहर मौसम कितना खराब हो चुका है? आते ही तुमने अपने सवाल शुरू कर दिए। ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं गीला हो चुका हूँ? ये तो नहीं कि कपड़े चेंज कर लेने दो या फिर तौलिया वगैरह ला कर दे दूं? शुरू हो गई तुम्हारी ये बकवास सवाल। दरअसल बीतते दिनों के साथ रवि का प्यार भी अब मधु के लिए काफी कम हो चुका था। ऊपर से सरला अपने बेटे रवि को मधु के खिलाफ भड़काती रहती थी। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अब रवि भी मधु से ढंग से बात तक नहीं करता था। रवि की ऐसी बातें सुनकर मधु को बहुत दुख होता है। रुको जी, मैं अभी लेकर आती हूँ तौलिया। जिसके बाद अंदर से मधु तौलिया लेकर आती है और रवि को देती है। जिसके थोड़ी देर बाद रवि कपड़े बदल लेता है। सभी खाना खाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण अब घर की छत भी टपकने लगती है। ओहो, देखो कितना पानी आ रहा है छत से। न जाने इस घर की मरम्मत कब होगी। अरे बेटा, तू ये छत भी ठीक नहीं करा सकता क्या? कितना टाइम हो गया तुझसे कहते कहते कि छत ठीक करवा ले बारिश के मौसम आने से पहले, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। अरे माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो मैं कमाने वाला एक ही हूँ इस घर में, ऊपर से मैं बस इतना ही कमा पाता हूँ कि तुम सबका खाना पीना ठीक से हो सके। इससे ज्यादा तो मुझे दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। हाँ, किसने कहा था तुझे इस फटीचर मधु से शादी करने के लिए? मैंने एक तेरे लिए बहुत अच्छी अमीर लड़की देख रखी थी। पता नहीं आज कितना दहेज लेकर आती वो हमारे घर में, लेकिन नहीं, तुझे ही है लव मैरिज करनी थी इससे। ना तो यह कमाती है, ना ही ढंग का दहेज लेकर आई है, और ऊपर से अब हमारे घर की हालत भी ऐसी हो गई है। जब से ये आई है ना मनहूस, सारे ही काम गलत ही होते आ रहे हैं। अपनी सास सरला के ताने सुनकर मधु काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद वह उठती है और जहाँ जहाँ से छत से पानी टपक रहा था वहाँ बड़े बड़े बर्तन बाल्टियां रख देती हैं। जिसके बाद रवि उठकर दरवाजा और खिड़कियां बंद कर देता है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, समझ ही नहीं आता घर का खर्चा उठाऊं, छत ठीक कराऊं, राशन लाऊं या मरम्मत कराऊं या फिर लोन भरूं। वही तो, ये सब कुछ तुझे अकेला करना पड़ रहा है। अगर कोई पढ़ी लिखी बहू आती तो वो कुछ न कुछ तेरे काम में हाथ ही बटाती। सरला, रमेश, रवि सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मधु को ताने ही देते जा रहे थे। मधु भी काफी परेशान हो जाती है उन सबके ताने सुनकर। थोड़ी ही देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। छत से पानी टपकना भी बंद हो जाता है। जिसके बाद सभी सो जाते हैं। अगली सुबह मधु चूल्हे पर खाना पकाती है और सबको देती है। ये लीजिए आपका खाना और ये रही आपकी चाय। आजकल बारिश का मौसम है, अगर पकोड़े बन जाते तो मजा ही आ जाता। हाँ बेटा, मैं भी बस वही कहने वाला था। अगर पकोड़े मिल जाते और वो भी पनीर के, तो बस बात ही क्या थी। लेकिन हमारे घर में तो खाने पीने की भी दिक्कत ही रहती है। पनीर के पकोड़े तो बहुत दूर की बात है। पूरा परिवार बैठकर नाश्ता कर ही रहा था कि तभी ठेकेदार वहां आ जाता है। बढ़िया है भाई, आमदनी अठन्नी
और खर्चा रुपया? पनीर के पकोड़े खाने हैं तुम लोगों को? अरे रवि, तूने 1 साल पहले अपनी शादी के लिए मुझसे कर्जा लिया था 2 लाख रुपए का, और बोला था 1 साल के अंदर सारा चुका दूंगा। अब तो 1 साल से ऊपर भी हो चुका है, तूने तो अभी तक एक चवन्नी भी नहीं दी है मेरे। ब्याज तो दूर की बात, चल जल्दी से 10,000 निकाल कर दे। 10,000 तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अरे ठेकेदार जी, मैंने बोला तो था आपको कि मैं हर महीने पैसे जमा करवा दूंगा। 10,000 बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मैं ज्यादा से ज्यादा हर महीने 5,000 आपको दे सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो 5,000 निकाल कर दे। अरे ठेकेदार जी, आपको पता तो है इस बारिश के मौसम में तो मुझे मजदूरी भी कहीं नहीं मिलती। जैसे तैसे मैं अपना काम चला रहा हूँ, ऊपर से मेरे माता पिता और पत्नी, इन सब का खर्चा भी मुझ पर है। मेरे पास अभी तो कोई पैसे नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैं आपको पूरे 5,000 रुपए कहीं ना कहीं से लाकर दे दूंगा। तुम लोगों की तो आदत खराब हो चुकी है। पिछली बार भी 10 चक्कर लगवाए थे तुमने, तब जाकर पैसे मिले थे मुझे। इस बार मैं पागल नहीं बनूंगा। अगला हफ्ता मतलब अगला हफ्ता, इसके बाद एक और दिन भी नहीं दूंगा। अगर अगले हफ्ते तक तूने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं इस घर को जब्त कर लूंगा और तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा, फिर सड़क पर भीख मांगना पूरा परिवार। अरे नहीं नहीं ठेकेदार जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पति को भी थोड़ा सा काम कम मिल रहा है, हम आपके पैसे जल्दी लौटा देंगे। हाँ तो दिया ना मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम, उसके बाद एक दिन भी फालतू नहीं दूंगा मैं तुम सबको। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? 8,000 तो सारी तनख्वाह ही है मेरी। अगर उसमें से भी अगर 5,000 मैं ठेकेदार को दे दूंगा तो 3,000 में घर का राशन पानी, आप दोनों की दवाइयाँ मैं कहाँ से ही करूंगा? और अभी तक तो ब्याज देना मैंने शुरू भी नहीं किया है ठेकेदार को। सच में शादी के बाद तो मैंने ये आफत ही पाल ली है। एक तरफ ये बैठी मधु यहाँ पर और दूसरी तरफ वो ठेकेदार जो हर बार मुझे पैसों को लेकर धमकाता ही रहता है। ऐसे ही रवि घर में गुस्सा कर बाहर काम के लिए निकल जाता है। जिसके बाद मधु अपने सास ससुर को दोपहर में खाना परोसती है। तभी ससुर कहता है, अरे बहू, ये क्या तू खिचड़ी बना देती है? इसके साथ खाने के लिए कम से कम दही तो होनी चाहिए ना। ऐसी सूखी खिचड़ी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी नहीं मन करता। अरे क्या करे जी, खाना ही पड़ेगा, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। ये तो हमारा बेटा है जो कितनी दिक्कतें पाकर हमें ये खाना नसीब करवाता है। ये तो हमारी किस्मत ही है। एक ही तो बेटा था हमारा जो इस नागिन ने फंसा लिया। अब जो मिलेगा वही खा पी कर गुजारा करना पड़ेगा। माँ जी, घर में जितना पैसा होता है मैं उसी से काम चला लेती हूँ। जब वो मुझे और ज्यादा पैसे देंगे तो मैं अच्छा खाना भी बना दूंगी। घर का माहौल ऐसे ही तनाव भरा था। मधु उठती है और फिर से घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते होते दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है। पड़ोस के घर में सावित्री देवी की बहू पनीर के पकोड़े बना रही थी, जिसकी खुशबू सरला के घर तक आ रही थी। सरला और रमेश वही चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर कोई चटपटे पकोड़े खा रहा है। मेरा भी चटपटे पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। वहीं पड़ोसन सुमित्रा के घर पे, अरे वाह बहू, मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया चटपटे पनीर के पकोड़े बनाए हैं तूने। ला 2 और दे दे मुझे, और इस पर मसाला भी डाल देना। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। सुमित्रा बाहर बालकनी में बैठकर चटपटे पनीर के पकोड़े खा रही थी। वह जानबूझकर जोर जोर से बोल रही थी ताकि सरला और रमेश को उसकी बातें सुनाई दे। उधर दूसरी तरफ सरला और रमेश का भी पनीर के पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा था। जिसके बाद सरला अपनी बहू मधु से कहती है, अरे बहू देख ना, घर में थोड़ा बहुत बेसन रखा हो तो ऐसे ही पकोड़े बना दे। पनीर के नहीं तो ऐसे ही खा लेंगे सादे। माँ जी, अभी घर में कोई इतना सामान नहीं है। दाल चावल खिचड़ी यही बना सकती हूँ मैं बस। बेसन बिल्कुल भी नहीं है घर में। जब पैसे आएंगे तो मैं आपके लिए पकोड़े बना दूंगी। ओहो, फिर से देखो ये सारी शर्त टपकने लगी है। माँ जी, मैं आपके लिए पकोड़े बाद में ही बनाऊंगी जब सामान आएगा। इतना कहकर मधु यहाँ वहाँ सारी जगह बड़े बड़े बर्तन रख देती है जहाँ छत से पानी टपक रहा था। जिसके बाद ससुर रमेश कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारी क्रेविंग देखकर तो अब मुझे भी क्रेविंग होने लगी है। मेरा भी मन कर रहा है पनीर के पकोड़े खाने का। अरे बहू, घर में तेल है या नहीं? कम से कम तेल तो होगा। हाँ, थोड़ा सा तेल है बाबूजी। ये लो सरला, ये 30 रुपए ले जाओ। 20 रुपए का पनीर ले आना और 10 रुपए का बेसन। कब तक हम यूं गरीबों की तरह मन ही मारते रहेंगे? आज छोटे छोटे पनीर के पकोड़े ही बनाकर खा लेते हैं। यह सुनकर सास सरला काफी खुश हो जाती है।
जिसके बाद वह रमेश से 30 रुपए लेती है और छाता लेकर दुकान पर जाती है। दुकान से बेसन और पनीर लेकर आती है। जिसके बाद मधु छोटे छोटे पनीर के टुकड़े करती है और बेसन के चटपटे पनीर मसाला बनाती है। जिसके बाद वह पनीर के पकोड़े बनाकर तैयार कर लेती है। थोड़ी ही देर के बाद मधु सरला और रमेश को पनीर के पकोड़े और चाय बनाकर देती है। जिसके बाद सरला कहती है, अरे बहू, थोड़े से पकोड़े रवि के लिए भी बचा लेना, जब वो आएगा ना तब खा लेगा। जी माँ जी। जिसके बाद मधु सभी को पकोड़े दे देती है। रवि के लिए भी पकोड़े बचा देती है। थोड़े से पकोड़े वह खुद भी लेकर खाती है। एक बात तो है जी, बहू खाना तो बहुत बढ़िया बनाती है और ये पनीर के पकोड़े तो लाजवाब ही बनाए हैं उसने। हाँ भाग्यवान, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है और इतने बढ़िया पकोड़े तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। थोड़ी ही देर के बाद में बारिश दोबारा शुरू हो जाती है। जिसके बाद मधु फिर से बड़े बड़े बर्तन लेकर यहाँ वहाँ रख देती है जहाँ से छत टपक रही थी। बारिश में सभी का बहुत बुरा हाल था। थोड़ी ही देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। जिसके बाद मधु पोछा लेकर सारे घर की सफाई करती है। शाम होने के बाद रवि भी काम से लौट आता है। रवि हाथ मुंह धोकर जैसे ही बैठता है तो मधु उसे पनीर के पकोड़े खाने को देती है, जिसे देखकर रवि खुश हो जाता है। अरे वाह, पनीर के पकोड़े! आज कहाँ से आ गए तुम्हारे पास इतने पैसे? अजी वो पापा जी ने थोड़े से पैसे दिए थे और माझी राशन वाली दुकान से सारा सामान लेकर आई थी। जिसके बाद रवि खुश होकर वह पनीर के पकोड़े खाता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। इस एक हफ्ते में रवि ने बहुत जी तोड़ मेहनत करी थी, क्योंकि उसे साहूकार के पैसे जो देने थे उसे मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो उसने गोदाम में इधर से उधर बोरियां उठाने का काम शुरू किया था। मजदूरी न मिलने पर बोरियां उठाने का काम तो उसने शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें उसके पास इतने पैसे नहीं जमा हुए थे कि वह साहूकार को 5,000 रुपए दे सके। जैसे ही वह अपने जोड़े हुए पैसे लेकर साहूकार के पास पहुंचता है, वह साहूकार को पैसे देता है। साहूकार जैसे ही पैसे गिनने शुरू कर देता है तो उससे गुस्सा आता है। अरे कमबख्त, मैंने तुझे 10,000 रुपए के लिए बोला था, जिसमें से तूने कहा था कि मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ 5,000 दूंगा, और आज तो ये 2,000 रुपए लेकर आया है। इसका क्या अचार डालूं मैं? लगता है मुझे तुम्हें घर से बेघर ही करना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को अकल आएगी। अरे अरे नहीं सेठ जी, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। आपको तो पता है ना, इस बारिश में मुझे मजदूरी नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किलों से मैंने ये 2,000 रुपए इकट्ठे करे हैं, आप इन्हें रख लीजिए। बाकी के 3,000 रुपए भी मैं आपको आते जाते दे जाऊंगा, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। साहूकार और कर भी क्या सकता था, वह उसे छोड़ देता है। जिसके बाद रवि वापस घर लौट आता है। रास्ते से वह कुछ चटपटे समोसे लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद रवि समोसों की थैली मधु के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, सबके लिए समोसे लेकर आया हूँ, सबको परोस दो। तभी सरला अंदर आती है और कहती है, अरे बेटा, ये तो समोसे खाएगी नहीं, ला मैं परोस देती हूँ। इतना कहकर सरला मधु के हाथ से वह समोसे वाली पॉलिथीन छीन लेती है। जिसके बाद वह तीनों मिलकर आराम से समोसे खाते हैं। यह सब मधु को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जिस गोदाम में रवि बोरियां उठाने का काम कर रहा था, उस गोदाम में आज उस गोदाम के मालिक की बेटी निरीक्षण के लिए आती है। वह देखने में काफी अमीरजादी और सुंदर थी। सुबह का समय था। गोदाम के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। नैना जैसे ही इंस्पेक्शन के लिए अंदर आती है, उसके पीछे पीछे सुपरवाइजर भी उसके साथ चलता है। शर्मा जी, उम्मीद है इस बार सब कुछ ठीक से मैनेज किया होगा आपने। पिछली बार की तरह मुझे यहाँ कोई कमियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। हाँ हाँ मैडम, स्वागत है आपका। इस बार हमने पूरी व्यवस्था सुधार दी है, सारा सामान ठीक से लगाया गया है। जिसके बाद नैना चारों तरफ घूमकर देखती है। शर्मा जी, आपने तो कहा था सारा सामान अच्छे से रखवा दिया है, फिर ये बॉक्स अभी दरवाजे के पास क्यों रखे हैं? यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो रखा है। क्या यही मैनेजमेंट है आपकी? नहीं नहीं मैडम जी, वो सामान अभी सुबह ही आया है, हम इसे आज ही अंदर रखेंगे। रखने वाले हैं? मतलब आप समय पर काम नहीं कर रहे शर्मा जी? बिजनेस में देरी की कोई जगह नहीं होती। माफ कीजिए मैडम, मैं अभी तुरंत हटवा देता हूँ। नैना यहाँ वहाँ घूमकर गोडाउन में सारे सामान के निरीक्षण कर रही थी। दूर खड़ा रवि यह सब देख रहा था। नैना जैसे ही यहाँ वहाँ घूम रही, अचानक एक कोने में से ऊंची रखी बोरियां हिलने लगती हैं, जिसके कारण एक के बाद एक बोरियां गिरने लग जाती हैं। अरे अरे संभालो, कोई बोरियां गिर रही है। अरे ये क्या हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। जिसके बाद रवि दौड़ता हुआ आता है और नैना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद सारी बोरियां जमीन पर गिर जाती हैं। अरे मैडम, आप ठीक तो है ना?
हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद कोई एक्सीडेंट ही हो जाता। नहीं नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है मैडम। रवि, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस हादसे के बाद रवि और नैना की मुलाकातें बढ़ने लग जाती हैं, जिसके बाद रवि नैना और नैना रवि को पसंद करने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। थोड़े दिनों के बाद रवि अपने घर आकर अपने माँ पिता को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वह भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन माँ, मधु का क्या करूँगा मैं? अरे बेटा, करना क्या है, तलाक दे और इसे घर से बाहर निकाल दे। मनहूस कहीं की, जब से आई है तब से हमारे उल्टे ही दिन लग रहे थे। और मुझे तो यकीन है अगर नैना हमारे घर की बहू बनी ना तो देखना हमारी किस्मत कैसे चमक जाएगी। हाँ माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही रवि चिल्लाना शुरू कर देता है। पिताजी, माँ जी, मैं आप दोनों को तो नहीं छोड़ सकता। आप दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं अब इस मधु का और बोझ नहीं ले सकता। मैं कैसे पालूंगा सबको? मैं मधु से तलाक ले रहा हूँ। यह सब सुनकर मधु तंग रह जाती है। अरे नहीं, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जी? मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक मत दो, मैं कहाँ जाऊंगी? रवि उसकी एक भी नहीं सुनता। थोड़े ही दिनों के बाद सभी तलाक की कार्रवाई भी पूरी हो जाती है। तलाक होने के बाद सभी मिलकर मधु को घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे निकल हमारे घर से बाहर, हम अपना देख लेंगे और तू अपना कर। सरला उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। मधु अपना सामान लेती है और सामान लेकर भटकते भटकते सड़क के किनारे पर आ जाती है, जहाँ तेज आंधी तूफान चल रहा था। इतने में ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तब वो किसी दुकान के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, इतनी आंधी में मैं कहाँ जाऊंगी? और ये मौसम भी ऐसा है, अगर बीमार पड़ गई तो कैसे अपना इलाज करवा पाऊंगी? तभी दुकान वाला गुस्से में कहता है, अरे निकलो यहाँ से, मेरी दुकान के सामने आकर खड़ी हो जाती हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। जिसके बाद मधु को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। वह सड़क पर जा ही रही थी कि सामने से एक कार आ जाती है। हेडलाइट की रोशनी जैसे ही मधु पर पड़ती है वह डर जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है गाड़ी से काव्या निकल कर आती है। अरे मधु, तू यहाँ क्या कर रही है और ये क्या हालत बना रखी है? क्या करूँ काव्या, मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मधु की जुबानी काव्या को उसके ससुराल वालों की सारी सच्चाई पता चल जाती है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वह मधु को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसे अपने घर ले आती है। जिसके बाद वह उसे कपड़े बदलने को देती है। मधु, तूने जो मुझे गाड़ी में बताया, यह सब सुनकर तो मेरा दिल कांप उठा है और गुस्सा भी आ रहा है तेरे ससुराल वालों पर। कैसे लोग हैं ये? आज के जमाने में भी लोग इतना नीच कैसे हो सकते हैं? तू चिंता मत कर काव्या, मैं तुझ पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। अरे मधु, कैसी बातें कर रही है? मेरे हस्बैंड को और मुझे तेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं काव्या, तुम तो जानती हो मुझे किसी का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद काव्या मधु को एक हफ्ते तक उनके घर रहने के लिए मना लेती है। इस एक हफ्ते में मधु यहाँ वहाँ घूमकर एक नई नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल पाई थी। मैं क्या करूं? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दे काव्या, मैं अब तुझ पर और बोझ नहीं बन सकती। मुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा। नहीं नहीं मधु, कैसी बातें कर रही है? तो मुझ पर कोई बोझ नहीं है। मैं तुझे अपनी बहन ही मानती हूँ। और यहाँ रुक जा थोड़े दिन और, जब तक तुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। और मैं भी अपने पति से बात करती हूँ, कहीं वो तुझे कोई नौकरी दिलवा दे तो। यह सुनकर मधु काव्या के घर और थोड़े दिन तक रुकने के लिए मान जाती है। ऐसे ही वह दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह, मधु, कल का पनीर बचा हुआ है फ्रिज में, खराब ना हो जाए तो उसे कुछ बनाकर खा लेना। मौसम अच्छा है तो आज मैं अपने पति के साथ 3 बार घूमने जा रही हूँ। ठीक है काव्या, तुम दोनों एंजॉय करो। अपनी सहेली और उसके पति को साथ में खुश देखकर मधु को अपने पति रवि की याद आती है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी नफरत भी याद आ जाती है। जिसके बाद वह रसोई में जाती है और फिर से पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पनीर के पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने हस्बैंड के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वह 1000 रुपए के पनीर के पकोड़े खाकर घर वापस लौटते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ घर पहुंच जाते हैं। अरे काव्या, तुम आ गई, आ जाओ, मैंने आज पनीर के पकोड़े बनाए हैं,
तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे मधु, सच बताती हूँ, 1000 रुपए पर प्लेट के हिसाब से पनीर के पकोड़े खाकर आई हूँ मैं, पर एकदम बकवास। ना लेकर तो आ, तेरे बनाए हुए पकोड़े भी खाकर देख लेती हूँ। अब जैसे ही काव्या मधु के बनाए हुए पनीर के पकोड़े खाती है, उसका तो मन ही खुश हो जाता है। अरे वाह मधु, इतने लाजवाब पनीर के पकोड़े चटपटे मैंने तो कभी नहीं खाए। क्या हुनर है तेरे हाथ में। यहाँ वहाँ बाहर किसी के यहाँ काम क्यों करना, इतना अच्छा मौसम है बारिश का। एक काम कर, तू पनीर के पकोड़े बनाकर ही बेचना शुरू कर दे। सच बताऊं ना यार, तो ये तेरे पनीर के पकोड़ों की बिक्री बहुत ही बढ़िया होगी। सच में काव्या, मेरे बनाए हुए पनीर के पकोड़े तुझे इतने पसंद आए? हाँ हाँ मधु, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे पनीर के पकोड़े तो उस रेस्टोरेंट से बहुत बढ़िया हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आराम से मेरे पैसे वापस कर देना, लेकिन अपना काम शुरू कर लो। अगले ही दिन राज और काव्या की मदद से पनीर के पकोड़े बनाने का सारा सामान घर आ जाता है। राज मधु के लिए एक रेहड़ी का इंतजाम भी कर देता है, जिसके बाद माधुरी अपनी रेहड़ी पर सारा सामान लगाकर बाजार की तरफ चली जाती है। सड़क किनारे पहुंच जाने के बाद वह गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े तलना शुरू करती है। पनीर के पकोड़े बनाने के बाद वह आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाती है। आइए आइए बहन जी, भाई साहब आइए आइए, पनीर के गर्मा गर्म पकोड़े खाइए, सिर्फ 50 रुपए पर प्लेट। आइए बहन जी, सस्ता, टिकाऊ और अच्छा एकदम बेस्ट क्वालिटी के पनीर के पकोड़े मिलेंगे हमारे यहाँ। थोड़ी ही देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद मधु फटाफट से तिरपाल निकालती है और रेहड़ी के चारों तरफ लगा देती है। बारिश में गर्मा गर्म पनीर के पकोड़ों की खुशबू यहाँ वहाँ फैल रही थी, जिसे देखकर एक औरत मधु की रेहड़ी के पास आती है। जैसे ही वह पनीर के पकोड़े खाती है, उसका मन खुश हो जाता है, जिसके बाद वह मधु को उसके पैसे देकर वहां से चली जाती है। पहले ही दिन होने के कारण उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। मायूस होकर मधु वापस घर आ जाती है। ऐसे ही अगला दिन भी बीत जाता है। सिर्फ 200 रुपए की बिक्री हुई थी। घर आकर वह काव्या को सारी बातें बताती है। काव्या उसे हौसला देती है। अगले दिन वो कुछ चटपटे मसाले, धनिया, प्याज वगैरह लेकर बेसन में डालती है और पनीर के पकोड़े बनाना शुरू करती है। इस बार धीमे धीमे पनीर के पकोड़े की खुशबू से लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। 2 प्लेट पनीर के पकोड़े लगाना तो, और साथ में हरी चटनी कर देना। जी बिल्कुल, हे भगवान, आज मदद कर देना, शायद आज कुछ अच्छा हो। जैसे ही ग्राहक पनीर के पकोड़े खाती है तो वह खुश हो जाती है। अरे वाह, 60 रुपए में इतने बढ़िया पकोड़े। ऐसा कीजिए, अब 2 जगह पैक कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया बने हैं, मैं तो घर ले जाकर भी खाऊंगी। अरे हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। पनीर के पकोड़े तो बहुत ही लाजवाब बने हैं, और ऐसी बारिश में चटपटे पनीर के पकोड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। सुनिए, 2 प्लेट मेरे भी पैक कर देना, मैं भी घर ले जाकर अपनी फैमिली को दूंगा, उन्हें भी पनीर के पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे ही धीमी धीमी बारिश में देखते ही देखते पनीर के पकोड़े सारे बिक जाते हैं। रेहड़ी के पास आई हुई भीड़ भी अब वापस चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बीतते दिनों के साथ मधु की कमाई भी अब काफी अच्छी होने लगती है। अब धीरे धीरे सभी ग्राहकों को उसके बनाए हुए पनीर के पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं। इस बार शाम होने से पहले ही पनीर और बेसन खत्म हो जाता है, जिसके बाद मधु पास के दुकान पर ही जाकर पनीर और बेसन लेकर दोबारा से चटपटे गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े बनाना शुरू करती है। जैसे ही शाम होती है, भीड़ बढ़ जाती है। सभी लोग अब बाइक रोक रोक कर उसके यहाँ गर्मा गर्म पनीर पकोड़े खाने आते हैं। अरे दीदी, आपके पनीर के पकोड़े तो किसी होटल से कम नहीं है। अगर आप रोज यहाँ पनीर के पकोड़े लगाओगे तो मैं शाम को रोज बारिश में ये पनीर के पकोड़े खाना आऊंगा। हाँ भैया, मैं यहीं पर अपनी रेहड़ी लगाती हूँ, आप रोज आना, आपको मेरी दुकान यही मिलेगी। रात होते होते मधु के बनाए हुए सारे पनीर के पकोड़े खत्म हो जाते हैं। वह घर लौट आती है। जैसे ही घर आकर वह पैसे गिनती है तो वह पूरे 4000 रुपए थे। अरे वाह मधु, मैं तेरी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। एक दिन देखना, तू बहुत कामयाब बनेगी। हाँ काव्या, ये सब सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट से ही हो पाया है। घेर लो पैसे, और बाकी के पैसे मैं कुछ और दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे पागल है क्या, अभी से दुकान से पैसे निकालेगी? अभी तो पहले तो अपनी दुकान अच्छे से चला ले। मैं कहीं नहीं जा रही और ना तुझे भागने दूंगी, टेंशन मत ले, अपने पैसे मैं पूरे लूंगी। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। बीतते दिनों के साथ मधु की कमाई और अच्छी होती जा रही थी। एक दिन काव्या और राज भी उसकी रेहड़ी पर ग्राहक बनकर पनीर के पकोड़े खाने आते हैं, जिसे देखकर मधु काफी खुश हो जाती है और उन्हें भी गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े बना कर देती है। ऐसे ही धीरे धीरे सब अच्छा होने लगता है। 6 महीने पूरे बीत जाते हैं। बारिश में अक्सर वह भीग कर दुकान चलाने के लिए बहुत जतन करती थी, चाहे बारिश का मौसम हो, धूप का हो। लेकिन अब तो लोग उसके पनीर के पकोड़े के दीवाने हो चुके थे। वह हर मौसम में उसके यहाँ दुकान पर पनीर के पकोड़े खाने आते थे, जिसके बाद वह काव्या और राज के पैसे भी अब पूरे चुका देती है।
जिसके बाद वह पास में ही एक किराए का कमरा लेती है और उसमें शिफ्ट हो जाती है। शाम होने पर वह अपनी रेडी लेकर दोबारा बाजार पहुंच जाती है। तब एक रिपोर्टर उसके पनीर के पकोड़े खाकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी कहानी को भी जानता है। बहन, मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए कितना खुश हूँ। आपने अपने लिए स्टैंड लिया और ये चटपटी पनीर के पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किया। आप देखना, आपकी यह कहानी घर घर तक पहुंचेगी और लाखों महिलाओं को इंस्पायर करेगी, जिससे कि वह खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगी। जी भैया, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मेरी जैसी हर अकेली औरत नारी शक्ति बनकर आत्मनिर्भर होकर इस समाज से डटकर सामना करे, किसी का अपमान ना सहे, खुद अपने पैरों पर खड़ी होए। जैसे ही मधु की कहानी वो रिपोर्टर अखबार में छापता है तो हर घर में औरत मधु से काफी इंस्पायर होती है। वही अखबार जब मधु के ससुराल पहुंचता है तो उसकी सास और रवि यह सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नैना को पता चला कि रवि की पहले से ही शादी हो चुकी थी और नैना की वजह से उसने मधु को घर से बाहर निकाल दिया था, तो नैना ने भी रवि से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। हे भगवान, मधु तो पनीर के पकोड़े बेचकर पैसे छाप रही है। अब अगर हम इसे अपने घर में ले आएंगे तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। माँ, आपको लगता है वो मानेगी? अरे बेटा, थोड़ी सी मिलकर एक्टिंग कर लेंगे और उसे बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। लालची ससुराल वाले कुछ ही देर में मधु के घर पहुंच जाते हैं और माफी मांगने का नाटक शुरू करते हैं। अच्छा हुआ बहू जो तू मुझे मिल गई। पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे तेरे जाने के बाद एहसास हुआ हम सबको कि हमने तुझसे कितना गलत व्यवहार किया था। हमसे गलती हो गई बहू, हमें माफ कर दो। क्या लगता है आप लोगों को आप तीनों की नौटंकियां देखकर मैं पिघल जाऊंगी? मैं आपके साथ चलूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उस आंधी तूफान में जिस दिन आपने मुझे अपने घर से बाहर निकाला था ना, मैंने उसी दिन आप सबकी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। जब मुझे आप सबकी जरूरत थी तब आप लोग मेरे पास नहीं आए और आज जब मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ तो आ गए सब आप। मुझे ऐसे ससुराल वालों के पास नहीं आना जहाँ घर की लक्ष्मियों की कोई कदर नहीं है। अरे नहीं बहू, हम एक मौका तो देकर देख। नहीं माँ जी, मैं आपको अब कोई और मौका नहीं दे पाऊंगी। आप सिर्फ पैसों के लालची हो। आज जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो आपको अपनी बहू याद आ गई। जिस सफलता को देखकर आप यहाँ आई है ना माँ जी, उस पनीर के पकोड़ों को बेचने के लिए मैंने दिन रात एक किया है। इसी तरह अपमानित होकर वो तीनों वापस अपने घर लौट जाते हैं। मधु अपनी इसी तरह खूब मेहनत करती रहती है और 2 साल के अंदर ही वह एक अच्छा सा मकान और एक अच्छी सी दुकान खोलकर वहाँ पनीर के पकोड़े बेचती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है और सम्मान है। जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो समाज उसे खुद इज्जत देने लगता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता से कमाया जाता है।